जितने भी बच्चे इस मॉक टेस्ट को दे रहे हैं तो वो सारे प्रश्न को देते हुए चलेगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए इस श्रृंखला का अगर मैं कहूँ, जो ये पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ कि कितने माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया है। तो जिन बच्चों को इसका आंसर आता है वो दीजिए, और जिसे नहीं आता है इसे नोट डाउन करते हुए चलेगा। बेटा इसे नोट डाउन करिए। ये जो बहुउद्देशीय विद्यालयों में जो परिवर्तित कर दिया गया था माध्यमिक विद्यालयों को, उनकी स्ट्रेंथ बतानी है कि कितने थे। तो आपको बता दूं, ये जो थे 2115 ये विद्यालय थे। 2115 विद्यालयों को क्या कर दिया गया था, माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया था। और ये जो कारनामा किया गया है ये 10 वर्षों में किया गया था। याद रखिएगा 10 वर्षों में आपके 2115 विद्यालयों को क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, बहुउद्देशीय विद्यालयों में कन्वर्ट कर दिया गया। 60वें नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होगी कि ये कहता है कि किस शिक्षा संरचना को लागू करना व्यर्थ सिद्ध हुआ था। बता सकते हैं कि वह कौन सा था संरचना। जैसे हमने कहा कि 10+2, 10+2 या फिर 5+3+3+4 या फिर 10+2, 10+2 या 10+3 जो ये थी, ये संरचना किसको करना व्यर्थ था। ये इस तरीके के अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको समझ लीजिए। ये कहते हैं कि जो व्यर्थ करना जो सिद्ध हुआ था वो था आपका 5+6+3 की जो ये संरचना था, जो ये संरचना थी, इसको लागू करना क्या था, व्यर्थ सिद्ध हुआ ऐसा कहा गया था। ठीक है। अब यहाँ पर 61वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, कहता है कि भारतीय संदर्भ में माध्यमिक विद्यालयों को अधिकांश कितने प्रतिशत बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा माना गया है। बता सकती हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, कितने प्रतिशत। अब अगर हम बेसिकली देखें तो माध्यमिक विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को अधिकांश कितने प्रतिशत बच्चों के लिए पूर्ण माना गया, कितने प्रतिशत बच्चे होने चाहिए। आपकी मैं कहूँ 50%, 70%, 80-75 या 75%, इस तरीके से बता सकती हैं कोई डिजिट अपने आधार से। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और लास्ट में अपना मूल्यांकन करते हुए चलिएगा कि मैंने कितने प्रश्नों को सही किए। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों को अधिकांशतः बच्चों का जो प्रतिशत माना गया है, पूर्ण रूप से शिक्षा माना गया है, तो वो 70% बच्चे माध्यमिक विद्यालयों में होने चाहिए। 70% कहता है। ठीक है। माध्यमिक विद्यालयों में अगर किसी शिक्षा को अधिकांशतः कितने बच्चों के लिए पूर्ण माना गया, 70% माना गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 62 नंबर का प्रश्न है, किसने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। किसने की थी बता सकते हैं, किसने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी 1781 में, बता सकती हैं, पढ़ा था कहीं, आता है। जी सर, गवर्नर जो थे उस टाइम पे, हाँ, कौन थे, हेस्टिंग्स, हैं? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हाँ, हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग करके वो थे, उन्होंने ही ये कलकत्ता मदरसा विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, ये कहता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसे NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बता सकते हैं कि किस वर्ष से इसकी स्थापना की गई थी। सर 1961 1961 में की गई थी। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे 64 नंबर का प्रश्न है, ये कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा से संबंधित है, किस शिक्षा से संबंधित थे। जो लॉर्ड मैकाले थे सर, इन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का बोला था, नींव डाली थी। बिल्कुल सही कहा अंग्रेजी शिक्षा कि अंग्रेजी शिक्षा की अगर कहें, अंग्रेजी जो शिक्षा थी, इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड इन्हें माना गया। बहुत सुंदर। अब यहाँ पर देखिए हमने कहा कि भारत में सर्वसाधारण शिक्षा समिति का जो गठन किया गया था वह 1823 में इसको किया गया था। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में लोकतांत्रिक शिक्षा का मूल सिद्धांत किसे माना जाता है। बता सकते हैं कि जो भारत की जो लोकतांत्रिक जो शिक्षा का जो मूल आधार किसे माना गया है।
कुछ पढ़ा है, कभी कुछ ध्यान आ रहा हो कि? देखिए, जितने भी बच्चों को आता है कमेंट करिए। इसका जो सही उत्तर है, जो कहते हैं कि लोकतांत्रिक शिक्षा का जो मूल आधार, जो मूल सिद्धांत जो दिया था, जो माना जाता है, वो गांधी जी के सिद्धांतों को माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये कहता है कि 67 नंबर का, शिक्षा विभाग के सभी विषय किस अधिनियम से दस्तावेजों के हाथ में दिए गए हैं? बता सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग के जितने भी विषय हैं वो किस अधिनियम से जो दस्तावेज हैं उनके हाथों में दे दिए गए हैं? कौन सा वो अधिनियम था भारत का? चलिए बताइए। शिक्षा का अधिकार नहीं, अधिनियम। याद रखिएगा, जो शिक्षा विभाग के जितने भी सभी विषय थे वो किस अधिनियम से दस्तावेजों के हाथों में दे दिए थे? तो बेसिकली आपको बता दूं, ये भारत शासन अधिनियम था 1935 में, उस समय ही दे दिए थे। ठीक है, अब आते हैं 68 नंबर के प्रश्न को। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए शिक्षा मुक्त योजना का प्रस्ताव किस योजना में प्रस्तुत किया गया है? बता सकते हैं कि वो कौन सी योजना थी जिसमें ये कहा गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त शिक्षा योजना के अंतर्गत उनको लाया जाएगा? ये योजना का प्रस्ताव किस योजना में प्रस्तुत किया गया था? बता सकती हैं? सर एनईपी 1986 में। नहीं, जो ये लाया गया था सार्जेंट योजना, अगर आपको पढ़ा हो सार्जेंट योजना, इसी में ये प्रस्ताव लाया गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मुक्त योजना का प्रावधान, या जो मुक्त योजना का प्रस्ताव यहाँ पर योजना प्रस्तुत किया गया। तो याद रखिए। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 69 नंबर का प्रश्न, ये हंटर कमीशन ने क्या करा? हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? बता सकते हैं? जिसमें हंटर कमीशन गठित हुआ था तो उसमें भारत में जो वायसराय के रूप में कौन यहाँ पर नियुक्त था? सर लॉर्ड बिल्कुल रिपन सही, थे उस टाइम। लॉर्ड रिपन थे। ये इसमें क्या थे? वायसराय थे भारत के। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 70 नंबर का प्रश्न है, ये कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? अगर आपने एनईपी 2020 पढ़ा होगा तो निश्चित रूप में ये प्रश्न आपको आते होंगे, क्योंकि जो बेसिकली जो प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को तो सभी लोग बच्चों को आता है, तो इस तरीके से जब प्रश्न आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बता सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है, सभी बच्चे नोट डाउन करिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। तो आपको मैं बता दूं, जो ये रखती है अधिगमकर्ता केंद्रित, ये रखती है अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा पर ये फोकस रखती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 71वें नंबर का प्रश्न, ये कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए किस भाषा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए? बताइए। सर मातृभाषा को। बिल्कुल सही है कि इसे मातृभाषा को दी जानी है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये 72वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बता सकते हैं मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सर वुड का जो घोषणा पत्र। हाँ, घोषणा पत्र, जिसे बुट का डिस्पैच भी कहा जाता है। तो हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रश्न है 73वें नंबर का प्रश्न, भारत में किस शिक्षा नीति के तहत टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई? बता सकते हैं कि भारत में बेसिकली हम कहें शिक्षा नीति के तहत, किस शिक्षा नीति के तहत टीचर ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई थी? बताइए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे इसका उत्तर दीजिए। देखिए, अभी आपने सर एनईपी जो अभी आपने इसका उत्तर क्या दिया था? 72 का उत्तर क्या दिया था? हाँ, ये वुड का जो घोषणा पत्र था,
तो इस नीति के तहत क्या गया था, जो टीचर्स के लिए टीचिंग स्कूलों की यहाँ पर क्या है स्थापना की गई थी, जो वुड्स का डिस्पैच से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 74 नंबर का, ये समावेशी शिक्षा का प्रथम विकास किस देश में हुआ था। समावेशी शिक्षा की बात करें, सभी को समान शिक्षा प्रदत्त करने के लिए अगर कहें सभी को, ये शिक्षा का सर्वप्रथम विकास किस देश में हुआ था, बता सकती हैं कुछ देशों के भारत में। नहीं, देखिए इसका जो विकास हुआ था, लिख लीजिए कहीं पर ही, यूरोप में इसका जो विकास हुआ था यूरोप में हुआ था। ठीक है, किसी बच्चे को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट कर सकता है, मैं पीडीएफ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 75 नंबर का प्रश्न है, दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है कहाँ है। ये प्रश्न बहुत दफे पूछा गया है, दृष्टिबाधितों का जो राष्ट्रीय संस्थान स्थित है कहाँ है, बताइए। चलिए, ये सिंपल सा प्रश्न भी नहीं आ रहा है तो आपको मैं बता दूं, ये जो राष्ट्रीय संस्थान जो स्थित है वो आपके देहरादून में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 76वें नंबर का प्रश्न, ये कहता है कि राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय स्थित है कहाँ है, इसका मुख्यालय स्थित बताइए। सर नई दिल्ली में। बिल्कुल ठीक है, नई दिल्ली में है। ठीक है, अब यहाँ पर 77वें नंबर का प्रश्न है, मंद अधिगामी बालकों की बुद्धि उपलब्धि जो बुद्धि उपलब्धि होती है कितनी होती, बता सकते हैं। आपने एलटी भर्ती परीक्षा में भी पढ़ा होगा ये है, 75 से नीचे, 75 से नीचे कह रहे। मंद अधिगामी बालकों की जो बुद्धि उपलब्धता होती है, ये जो होती है ये आपकी कितने से होती है, 90 से अधिक होती है। कितने से अधिक होती है, 90 से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर मंद अधिगामी बालकों की बात करें तो यह देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 78 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी, बता सकते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी। 2005 में। इसकी तारीख बता सकते हैं किस तारीख को हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसकी जो इसकी स्थापना हुई थी वो 13 जून, हाँ 13 जून 2005 को सैम पित्रोदा इसके क्या थे, अध्यक्ष के रूप में थे। और उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यरत थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 79 नंबर का प्रश्न है, ये कहता है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में अध्यक्ष सहित कितने अतिरिक्त सदस्य थे। अगर हम अध्यक्ष को लगाते हुए कितने अतिरिक्त सदस्य थे, अगर हम अध्यक्ष को हटाते तो कितने और सदस्य थे। अध्यक्ष सहित टोटल 8। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम अगर इसकी बात करें तो 7 तो सदस्य थे और 8 के रूप में एक हमने कहा एक अध्यक्ष होता, तो टोटल जो ये स्टैंड बनी ये 8 की बनी। ठीक कह रही हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिशें कितने किस्तों में प्रस्तुत की थी, बता सकते हैं कितनी किस्तों में प्रस्तुत की थी इन्होंने। सर 4 किस्तों में, तो बिल्कुल सही है 4 किस्तों में। बता सकते हैं कि कब कब की थी। सर 2005 में ये बना था, 2006 से इसने स्टार्ट किया था काम करना, तो 2006, 7, 8 और 9 में 4 साल में 2006, 7, 8 और 9 बिल्कुल सही है, तो 4 किस्तों में ये किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 81 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित किया गया है, बता सकते हैं कितने भागों में से विभाजित किया गया है। मैं आपके सामने ऑप्शन भी रख देता हूँ आप सभी बच्चों के लिए, 1, 2, 3, 4, 5 5 भागों।
कितने? 5 भागों में किया चलिए गया। ठीक है, 5 भागों में किया गया है। ठीक है, अब 5 भाग बता सकते हैं कि कौन कौन से थे? कुछ अगर स्मरण हो तो। आपने तो बता दिया 5 भाग, बिल्कुल सही है। तो मैं बता देता हूँ। जो पहला भाग था ज्ञान की सुलभता को था, दूसरा था ज्ञान के सिद्धांत को, तीसरा था सृजन, और जो चौथा था अनुपयोग, और साथ ही जो पांचवा था सेवाएं, ये था। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 82 नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? जाकिर हुसैन समिति चलिए आप लोगों के लिए ऑप्शन रखता हूँ। 1937, 1938, 1949 या 1953 में। सर 1937 में। बिल्कुल ठीक है, 1937 में ये किया गया था। ठीक है, अब देखिए आता है 83 नंबर का प्रश्न है, नीति आयोग की जो पहली बैठक किस तिथि को आयोजित हुई थी? बता सकते हैं कि नीति आयोग की जो बैठक हुई थी कब हुई थी, या वर्ष बताओ किस वर्ष हुई थी? सर 2015 में हुई थी, डेट पता नहीं। ठीक है, 2015 को कहा तो आपने याद लिख लीजिए 8 जो फरवरी 2015 को ये हुआ था। कब कहा था? 8 फरवरी 2015 को नीति आयोग की ये क्या हुई थी? बैठक हुई थी। अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 84 नंबर का प्रश्न है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया? बता सकते हैं? योजना आयोग का नाम जो परिवर्तित किया गया था, जिसका नाम नीति आयोग किया था, वो कब किया गया था? 1 जनवरी 2005। 5। ठीक है, 1 जनवरी 1 जनवरी 2015। 2015 को ये किया गया था। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 85 नंबर का प्रश्न है, ये नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? गीता जी बताओ। सर प्रधानमंत्री होता है पदेन सदस्य बात कर रहा हूँ मैं। सलमा आप बताओ। तो देखिए ये नीति आयोग के में कितने सदस्य होते हैं, जल्दी बताओ। और रोशनी आप बताओ कितने होते हैं? तो इसके जो सदस्य होते हैं नोट कर लीजिए, ये आपके 4 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष और प्रधानमंत्री होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये नीति आयोग क्या है बता सकती हैं? नीति आयोग क्या है? चलिए बताइए, जिसे भी आता है वो कमेंट कर सकता है। देखिए जो नीति आयोग है ये कार्यकारी निकाय होता है जहाँ पर सारे कार्यों को संपादित किया जाता है। ठीक है, कार्यकारी निकाय के रूप में इसे माना जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे 87 नंबर का प्रश्न, नीति आयोग में कितने अंशकालीन सदस्य होते हैं? बता सकती हैं कितने अंशकालीन सदस्य होते हैं नीति आयोग में? 2, 4, 6, 8। 4 सर। चलिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसका आंसर दीजिए। देखिए जो नीति आयोग में अगर मैं कहूँ जो अंशकालीन जो सदस्य होते हैं उनकी जो संख्या है वो संख्या आपकी 2 संख्या इनकी है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 88 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में एआई को अपनाने के लिए नीति आयोग द्वारा कौन सी विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है? बता सकती हैं? चलिए बताइए, जो भी बच्चा देख रहा है उससे आंसर दीजिए। देखिए अगर नहीं आ रहा है तो सुन लीजिए। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए, ठीक है, ये बनाई गई है एक राष्ट्रीय नीति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये नीति ये एक टास्क फोर्स को इसका गठित किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई है, तो याद देखिएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 89 नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड का जो सिंचाई अनुसंधान कहाँ स्थित है? बता सकते हैं?
देहरादून सर। 40। और लोग बताओ, चलिए। देहरादून। देहरादून होगा। नहीं, देहरादून। इसका जो सही उत्तर है वो आपका कहाँ है, ये आपके रुड़की में है। ठीक है, रुड़की में इसको किया गया है। अब अगला प्रश्न है 90 नंबर का प्रश्न, देख रहा, राड विकास अभिकरण उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है, बता सकते हैं? जो ये स्थित है उत्तराखंड के आपके पौड़ी में ये स्थित है, याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 91 नंबर का प्रश्न, उत्तरकाशी में कौन सी नदी गंगोत्री के संगम पर भागीरथी में मिलती है? गंगोत्री के संगम में भागीरथी में मिलती है, बता सकते हैं? बिलंगना सर। नहीं, जो नदी है जो भागीरथी के संगम में मिलती है तो वो असली गंगा है, असली गंगा कहते हैं उसको, तो वो मिलती है। अब यहाँ पर 92 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे, कहता है कि उत्तराखंड में किस महिला को नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बता सकती हैं? वो कौन सी महिला है जिसे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस महिला का जो नाम है ये सुमन कुटियाल करके है, इनका नाम याद रखिएगा। सुमन कुटियाल को क्या किया गया, नेशनल एडवेंचर अवार्ड से यह सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हो कि 93 नंबर का प्रश्न, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता किस वर्ष हुआ था, बता सकते हैं? किस वर्ष यह रूस से समझौता हुआ था टिहरी बांध परियोजना बनाने हेतु? जो ये समझौता हुआ था, नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ये जो समझौता हुआ था ये 1986 में ये समझौता किया गया था। 86 में ये समझौता हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे ये मसूरी कांड कब हुआ था, कुछ याद आ रहा है? बताइए। जी सर, 2 सितंबर ठीक है, 2 1994 सितंबर 1994 को ये मसूरी कांड हुआ था। अब यहाँ पर 95 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे बेटा कि ये कहता है कि वर्ष 1907 में गढ़वाल भ्रांत मंडल की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, बता सकते हैं? कि 1907 में गढ़वाल भ्रांत मंडल की स्थापना की गई थी, ये किस स्थान पे की गई थी? जो ये स्थापना की गई थी, आपको बता दूं, ये लखनऊ में ये की गई थी इसकी स्थापना। अब यहाँ पर देख पा रहे 96 नंबर का प्रश्न, ये कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी, किसने की थी? कौन सा वो आयोग था जिसने कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी? अपने आयोग पढ़ा होंगे, सारे आयोग पढ़े हैं ना? हैं? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग। हाँ, कि ये कोठारी आयोग ने ही ये कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करने की सिफारिश की थी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कह रहा है कि कोठारी आयोग या कहें फिर हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट, जो प्रतिवेदन, कितने सुझाव इसने प्रस्तुत किए थे, बता सकते हैं कि कितने सुझाव इसने प्रस्तुत किए थे? चलिए बताइए। आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए, सर सुझाव तो बहुत सारे थे। हमने किस के लिए कह रहा है, ये कोठारी आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रतिवेदन कितने सुझाव प्रस्तुत किए थे, तो ये आपको बता दूं, यहाँ पर जो सुझाव जो प्रस्तुत किए थे वो आपके 23 सुझाव यहाँ पर ये प्रस्तुत किए थे, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 98 नंबर का प्रश्न है कि ये कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के
रिपोर्ट या प्रतिवेदन में कितने भाग व कितने अध्याय थे बता सकते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का जब रिपोर्ट प्रस्तुत की, जब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, उसमें कितने भाग थे, कितने अध्याय थे बता सकती हैं? सर इसमें 3 भाग थे और 19 ठीक है, अध्याय बिल्कुल थे। ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 99 नंबर का प्रश्न, जितने भी बच्चे देख रहे हैं आंसर देने की कोशिश करें। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रचार हेतु अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम लागू करने की सिफारिश किसने की थी? सिफारिश की थी, किसने की थी? ये एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, देखिए, अभिनव पाठ्यक्रम कार्यक्रम लागू करने की सिफारिश की गई थी, वो बता सकते हैं किसने की थी? कोठारी आयोग ने। तो बिल्कुल ठीक है कि कोठारी आयोग ने की थी। ठीक है, डर डर के मत कहो, फटाफट आंसर दो। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 100 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक एवं समयोगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसने कहा था? एक कथन कहा था कि सामाजिक और समयोगात्मक विकास क्या करते हैं, साथ साथ चलते हैं, ये कथन किसने दिया था? थॉर्नडाइक। नहीं, ये जो दिया था क्रो एंड क्रो, ये इन्होंने दिया था, याद देखिएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 101 नंबर का प्रश्न है, ये कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 को किस बल के तहत जारी किया गया, किस बिल के तहत जारी किया गया था बता सकते हैं? जो एनईपी 2020 है, किस बिल के तहत इसे जारी किया गया था? ये पता होना चाहिए। ये NHEB के माध्यम से इसे जारी किया गया था। अब बात करते हैं 102 नंबर का प्रश्न, ये कहता है कि NEP 2020 के अनुसार शिक्षा पर घरेलू उत्पाद GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा बता सकती हैं? कितना प्रतिशत खर्च करने की बात की गई थी? 6%। हाँ, तो बिल्कुल सही है, 6% इसमें क्या किया था, व्यय किया जाएगा, इसमें ऐसा कहा गया था। तीसरा नंबर का प्रश्न, 130 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हो, तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005 में। तो 2005 में इसकी क्या की थी, स्थापना की गई थी, तो याद देखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं बता सकती कि कितनी अवस्थाएं हैं? 4। बिल्कुल ठीक है कि 4 अवस्थाएं हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं कितने वर्ष से होती हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं कितने वर्ष से होती हैं? 11 वर्ष के बाद। बिल्कुल सही है, 11 वर्ष के बाद ये होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 106 नंबर का प्रश्न है, NCF 2005 बल देती है, किस चीज़ पे बल देती है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बल देती है, किस चीज़ पे शारीरिक रूप में बल देती है? कुछ पता है? सर हाँ जी, ये NCF 2005 में शिक्षा बिना बोझ के वाला जो कॉन्सेप्ट था उस नहीं, पे। देखिए ये कहते हैं कि करके सीखने पर बल देती है। ठीक है, NCF 2005 जो बल देती है ये करके सीखने पर बल देती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, 107 नंबर का प्रश्न, ये कहते हैं बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसने कहा था? कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ के आधार पर उसकी संरचना करते हैं, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? जिसे आता है उसका आंसर दीजिए। जो ये कहा गया था पियाजे द्वारा कहा गया था, कि पियाजे ने ये कहा था कि बच्चे जो हैं दुनिया को अपने नज़रिए से देखते हैं, उसका सृजन अपने आप करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे कि NCERT के कितने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं बता सकती हैं? 5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 90 नंबर का प्रश्न है कि NCERT की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1961। 27 जुलाई 1961 को। इसका जो उत्तर है, ये जो हुआ था 1 सितंबर 1961 को हुआ था, 1 सितंबर को हुआ था। ठीक है, 1 सितंबर 1961 को हुआ था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
110वें नंबर का प्रश्न है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान 1994 स्थित है, ये कहाँ है? ये जो पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान जो स्थापित है, ये किस स्थान पर है, बता सकती हैं? कहाँ स्थित है? सर देहरादून में। नहीं, बीच में मैं कहीं गया था, आपको मैंने बोला था, बता सकते हैं? हाँ, सर भोपाल। तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यूजीसी के उपाध्यक्षों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितना होता है? कितने वर्ष का होता है, बता सकते हैं? यूजीसी के जो उपाध्यक्ष होते हैं उनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं, वो कितना वर्ष का होता है? उपाध्यक्ष का 3 वर्ष होता है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब हुआ था? हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग की अगर कहें तो इसका जो प्रारंभ है जो हुआ था, किस वर्ष से हुआ था? वर्ष कुछ याद आ रहा है? कुछ मैं इसीलिए इस तरीके के प्रश्न बनाए थे क्योंकि आपको याद हो, जैसे आपने इसका उत्तर दिया तो इसी तरीके से अगर याद हो तो कोई भी आपको पछाड़ नहीं सकता है। तो मैं आपको बता दूं, सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रारंभ हुआ था वो 1963 में इसका प्रारंभ हुआ था। अब यहाँ पर देख पा रहे होगी कि कहता है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में पुनः पाठ योजना के लिए कितना समय मिलता है? जैसे कि आप विद्यालय में जाती होंगी तब आपको कितना समय मिलता है पुनः पाठ योजना को, बताइए? 12 मिनट। 12 मिनट। बिल्कुल सही है, 12 मिनट का समय ये आपको मिलता है। ठीक है, जितने भी बच्चों को नहीं आता था वो इस चीज़ को मनन करिए। अब यहाँ पर देखिए कि एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण कौशलों की संख्या है कितनी होती है, बता सकती हैं? बताइए बेटा। तो एनसीईआरटी के आधार पर अगर कहें जो शिक्षण कौशलों की जो संख्या होती है ये होती है आपकी 19 होती है। ठीक है, क्या होती है आपकी, बताइए? 19 क्या होती हैं? 19 ये 19 आपकी क्या कौशल कौशल। संख्याओं की संख्या 19 ये होती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कह रहा है 115 नंबर के प्रश्न, समग्र शिक्षा योजना का आरंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया था? बता सकते हैं कि समग्र शिक्षा का जो आरंभ हुआ था केंद्र सरकार ने कब किया था? आई थिंक याद आ रहा है? 2018 में। नहीं बेटा, जो ये किया गया था, जो इसका आरंभ केंद्र सरकार द्वारा किया गया था 4 अगस्त 2021 को ये किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा 0.2 जिसे हम कहते हैं को कब लागू किया गया था? 0.2 कोई आइडिया? जिस बच्चे को आता है वो कमेंट करे, नहीं आता है तो इसको बहुत ही ध्यान से इस श्रृंखला को देखिए। जब आपका पेपर होगा उस दिन इस पेपर से निश्चित रूप में आपके प्रश्न नहीं आएंगे, तब कहना। तो मैं आपको बता दूं बेटा, 1 अप्रैल 2021 से 26 मार्च 2021 में ही हुआ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसीलिए समग्र शिक्षा का यहाँ पर दिया गया था। तो केंद्र सरकार द्वारा समग्र योजना का जो आरंभ यहाँ पर देख पा रहे हो ना, हमने कहा केंद्र यहाँ समग्र शिक्षा योजना का आरंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया था? मैंने कहा कि 4 अगस्त 2021 को, जब 21 को किया गया था। तो याद रखिएगा, तो केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा जो 0.2 को जो लागू किया गया था वो आपके 1 अप्रैल 2021 से 26 मार्च 2026 तक इसे लागू किया गया है। समग्र शिक्षा 0.2 को लागू किया गया 2026 तक की किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो गया 18वें नंबर का प्रश्न कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का विधेयक जो मसौदा कब पारित किया गया था? बता सकते हैं कि उच्च शिक्षा आयोग का जो विधेयक मसौदा था उसे कब पारित किया गया था बेटा? मसौदा
किस वर्ष किया गया था? सर 1953। नहीं, ये गलत है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसको देख लीजिए। ये जो किया गया था ये 1986 को किया गया था। ठीक है, ये मसौदा जो तैयार किया गया था 1986 को किया गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 119वें नंबर का प्रश्न है। तो ये कहता है कि भारतीय पुनर्वास परिषद के को एक सोसाइटी के रूप में कब स्थापित किया गया था? भारतीय पुनर्वास परिषद को एक सोसाइटी के रूप में जब स्थापित किया गया था, कब किया गया था? सर 1993 में। 1993 कह रहे हैं। ईरान। तो ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका उत्तर मुझे आप दीजिएगा। और जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं ये कमेंट में इसका आंसर मुझे दीजिएगा। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे, अगला प्रश्न है। ये कहता है कि किस महिला को निर्वस्त्र करने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करने में कितने सालों की सजा का प्रावधान है? कितने साल की सजा मिल सकती है यदि हम किसी महिला के साथ अगर गलत हरकतें करते हैं, निर्वस्त्र करते हैं उसको, तो कितने सालों के सजा का प्रावधान दिया गया है उसमें कुछ पता है? तो नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 से 7 साल तक का उसके कारावास की सजा यहाँ पर होगी, 3 से 7 साल का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं 121वें नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? कब प्रस्तुत की गई थी? 2012 में ये बनी थी, तो रिपोर्ट 2013 में। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, वर्ष तो सही कहा आपने। ये जो की गई थी आपकी 23 जनवरी 2013 में ये की गई थी। 23 जनवरी 2013 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, ये प्रस्तुत की गई थी। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि 122 नंबर का प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्घाटन किसके द्वारा और कब की गई थी? बता सकते हैं कब किया गया था, जिसके द्वारा किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्घाटन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। सर मौलाना अबुल कलाम आजाद, उस टाइम पे शिक्षा मंत्री। बिल्कुल सही कहा आपने, मौलाना अब्दुल कलाम थे। तो ये उस समय पूर्व शिक्षा मंत्री के रूप में ये थे। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 23वें नंबर का प्रश्न ये कहता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों को कितनी धाराओं द्वारा निर्धारित किया जाता है? कितनी धाराओं द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो उसकी कार्यों की जो देख रेख जो की जाती है, वो कितनी धाराओं के द्वारा उसको निर्धारित किया जाता है, बता सकती हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो ये धारा है, ये धारा जो 12 है, ठीक है, धारा 12 धाराओं के आधार पर इसको क्या निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 124वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसे हम 2005 रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से संबंधित है? बताइए। कल रात मैंने इसको बताया था, आपको याद है? जी सर। बताओ जी क्या सर। था, भूल गए? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी बच्चे इसको नोट डाउन करिए। तो हमने कहा था सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति पर आधारित था, जिसमें जी, एक सर। बच्चे के पास खिलौने होते हैं और फिर वो नया अंग्रेज एक खिलौने की दुकान से नया खिलौने देता है, जिससे कि अपने बच्चों दोस्तों को छोड़कर अपने खिलौने को अहमियत देना शुरू कर देता है। इससे ये पता चला कि जब सभ्यता और प्रगति, क्या जब प्रगति होती है तो हम पीछे की चीज़ें भूलते जाते हैं, तो इसी इसीलिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे 125वें नंबर का NCF 2005 का अनुवाद संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? बता सकते हैं बेटा, किस अनुसूची में किया गया है? तो जो ये अनुसूची में किया गया संविधान की, वो 8वीं अनुसूची है, उसमें किया गया है, तो उसमें दी गई हैं। और आपको बता दूं, और जो 8वीं अनुसूची में दी गई हैं और उसमें 22 भाषाओं में भी इसको किया गया है। और जो बेसिकली अगर मैं कहूँ, जो ये अनुवाद किया गया है, इसको
आपको बता दूं ये 18 न 17 राज्यों में इसको लागू किया गया था। याद रखिएगा 17 राज्यों में इसको लागू किया गया है इस पाठ्यक्रम को, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कल इस पर मैंने चर्चा करी थी कि नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण और शहरी बच्चों को कितना प्रतिशत है प्रवेश दिया जाता है? सर 75% आपके ग्रामीण हो गया, और फिर शहरी बच्चों को प्रवेश कितना प्रतिशत दिया जाएगा? 25। तो 25% दिया गया है। तो थोड़ा जोर से बोलो, ठीक है, 25%। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 127 नंबर का प्रश्न, नवोदय विद्यालय की स्थापना किस वर्ष और कितने विद्यालयों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, बता सकते हैं? सर 1986 में शुरुआत हुई थी और 2 विद्यालय खुले थे सबसे बिल्कुल पहले। सही कहा कि 1986 में इसकी स्थापना हुई और 2 विद्यालय के रूप में ये नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी, इसका शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कहते हैं कि दिव्यांग सर कहाँ हैं? पे थे वो? सर ये जो 2 विद्यालय खुले थे तो कहाँ पे अब खुले थे ये सर ये? विद्यालय कहाँ खुले थे इस पे जोर मत दो, सिर्फ 2 विद्यालयों पे ध्यान केंद्रित करो, एक महाराष्ट्र में खुला था और एक हरियाणा में खुला था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया, ठीक है, बता सकते हैं किस वर्ष इसे लागू किया गया था? सर 2016 में। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें देखा होगा ये हमने कहा 30 दिसंबर 2016 में इसको किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे विकलांग व्यक्ति अधिनियम कब प्रारंभ हुआ था? हमने तो यहाँ दिव्यांग अधिकार अधिनियम की बात करी, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये कब लागू किया गया था, ये कब प्रारंभ हुआ था? सर 1995 में। 1995 कह रही हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्या सहमत हैं? तो बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। यहाँ पर 130 नंबर का प्रश्न देख पा रहे हैं, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम विधेयक राज्यसभा व लोकसभा में कब पारित किया गया था, कुछ आइडिया है? इसको लोकसभा में कब लाया गया था और राज्यसभा में कब ये किया गया था? एक मिनट, मेरा फोन आ रहा है। दिव्यांग और विकलांग तो एक ही हुआ ना? मैम पहले ये विकलांग व्यक्ति अधिनियम था 95 में, तो फिर अब नया जो 2016 में बना था वो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम से बोलते हैं उसको, नया बनाया ये। पर एक ही चीज है ना जो विकलांग होते हैं ना? हाँ अब नया वो आ गया है ना कि उनको विकलांग नहीं बोला जाता है, दिव्यांगजन बोला जाता है। तो फिर पहले क्या था कि 95 में केवल कुछ विकलांगताएं थी इसमें, मतलब 7 या 8 ऐसे कुछ थी, तो जो 2016 में आया है उसमें और ऐड करके उनको बढ़ा दिया गया है, 21 हो गई है वो। हेलो, जी सर। जी सर। एक मिनट, हाँ। देखिए हमने कहा कि 130 नंबर का प्रश्न है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम विधेयक राज्यसभा व लोकसभा में कब पारित किया गया था, ये कहा था मैंने, बता सकते हैं कब पारित किया गया था? चलिए आता है, हाँ या ना? 2017 में। देखिए बेटा, इसको जो लोकसभा में इसको जब पेश किया गया था वो 17 दिसंबर 2016 को इसे पारित किया गया था। उसके बाद अगर हम कहें राज्यसभा में जब आया ये 14 दिसंबर 2000 ये आपके 16 में ये आया था, ठीक है, यहाँ पर 17 में आया था,
ये यहाँ क्या आया था, 17 तारीख को आया था, यहाँ 14 तारीख को आया था। ठीक है, अब यहाँ जी पर सर। देख पा रहे होगे 131वें नंबर का प्रश्न है, दिव्यांग अधिकार ने दिव्यांग अधिनियम में दिव्यांग अधिनियम का मसौदा विधेयक कब बनाया गया है, बता सकते हैं किस वर्ष से बनाया गया था। दिव्यांग अधिकार अधिनियम मसौदा जब बनाया गया था, किस वर्ष से बनाया गया था। जो ये बनाया गया था 2011 में ये मसौदा बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 132 नंबर का प्रश्न है कि विकलांगता की श्रेणी में 7 से बढ़कर कितने स्तर की कर दी गई है। पहले विकलांगता की जो श्रेणियां हुआ करती थी वो 7 थी, अब ये बढ़ गई हैं, बता सकती हैं कितनी हो गई हैं। 21 हो बिल्कुल गई। ठीक है, ये 21 हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 133वें नंबर का प्रश्न है, 1 मार्च 2021 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या हो गई है, कितनी हो गई है। 1 मार्च 2021 के आधार पर अगर हम देखें केंद्रीय विद्यालयों की संख्या का आंकड़ा कितना हो चुका है, बता सकती है मेरे को। आपने एलटी भर्ती परीक्षा में भी पढ़ा होगा, ये आया था प्रश्न, ये प्रश्न नहीं इसका टॉपिक दिया था, तो बता सकते हैं जो ये, हाँ बोलो। सर 1200 कुछ है, एग्जैक्ट तो पता नहीं है, 1200 मतलब 50-60 के आसपास है। 1200 कितने, 45। 1200। ठीक है, 1245 ये हो गई है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 134वें नंबर का प्रश्न है, किस वर्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन का पंजीकरण किया गया था। अब पंजीकरण की बात कर रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का पंजीकरण किस वर्ष किया गया था, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको मैं बता दूं, हाँ 1965 में किया गया था। एक सोसाइटी के रूप में इसका पंजीकरण किया गया था, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम था, 1860 में था, 12 के अंतर्गत इसे किया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक यूनिट के रूप में किसकी शुरुआत हुई थी। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था बेटा आगे, तो जो ये शुरुआत हुई थी याद कर लीजिए, एक यूनिट के रूप में जो शुरू हुई थी, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसे किया गया था। ठीक है, जो आर्मी के जितने भी वो लोगों के लिए इसे शुरुआत किया गया था, पूर्व में अर्ध सरकारी वो सैनिक बलों के लिए किया गया था, जिसको हम कहा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। ठीक है, अब हम बात करेंगे 136वें नंबर का प्रश्न है, ये 29वें समर गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, पता है कुछ। सर बिल्कुल मेघालय। ठीक है, मेघालय करेगा, नहीं क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारतीय सही है। ओलंपिक संघ ने फरवरी और मार्च 2027 में ये जो आगामी राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन ये खेलों का जो अगर मैं बात करूं, ये 39वां जो संस्करण खेला जाएगा वो मेघालय को उसने उसमें चुना गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे 137वें नंबर का 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह किस तिथि को आयोजित किया गया था, बता सकते हैं वो तिथि, किस तिथि को ये राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया था, 38वें राष्ट्रीय खेलों का। आई थिंक मुझे लगता है जितने भी उत्तराखंड के निवासी हैं उन सभी को पता होगा, आपको पता नहीं है, थोड़ा शर्म की बात है। ये 28 जनवरी 28 बिल्कुल सही, 28 जनवरी 2025 को ये किया गया था। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 38वें नंबर का प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने खेलों को सम्मिलित किए गए थे, बता सकते हैं कि कुल कितने खेल थे। मैंने इसको पूर्व में जो वीडियो बनाई थी, जब मैंने क्लासेस ली थी तब आपको बताया था, बता सकती है बेटा कितने खेल सम्मिलित है। जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी बताते हुए चलिएगा। नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर जो खेल थे ये आपके 35, ये क्या थे 35 ये खेल थे। 35 खेलों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो केवल अगर मैं कहूँ 33 या 33 जो खेल थे वो पदकों की दौड़ में उन खेलों को सम्मिलित किया गया था, और जो 2 खेल थे वो बिना
पदक वाले खेल थे, गैर पदक, उसमें किसी भी प्रकार का कोई पदक नहीं दिया गया। जैसे मैंने कहा योगासन और मलखम, जो ये इस बात जोड़ा गया था, ये गैर क्या थे, खेलों के रूप में इसको सम्मिलित किया गया था। टोटल अगर हम देखें तो सिर्फ आपके कितने हैं, 35 ये थे। अब यहाँ पर आप बता दीजिए, यहाँ पर दिया है मैंने कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने पदकों की संख्या थी, बता सकते हैं बेटा? मैंने पूर्व में भी इस चीज़ को आपको स्पर्श किया था, बता सकते हैं कितने पदक थे टोटल? सर 3600 कितने चौहत्तर। पदक थे? कहाँ से थे? इसमें जो पदकों की जो संख्या है वो 1523 टोटल क्या थे, पदक थे। जिसमें अगर हम स्वर्ण पदकों की बात करते हैं तो 457 स्वर्ण पदक थे और 455 रजत पदक थे, 611 आपकी क्या थे, सिल्वर पर ये थे। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो टोटल जो पदकों की संख्या थी वो 1523 टोटल क्या थे, पदक थे। अब मुझे बता सकते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न 140वें नंबर का प्रश्न आपके सामने पुटअप कर रहा हूँ। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में कौन कौन से खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं, बता सकती हैं? चलिए बताइए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको आता होगा, तो आपको ये बता दूं, जो सिविल स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड होते हैं, तो इसमें जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स, नौसेना, ये जो खिलाड़ी होते हैं, इन खिलाड़ियों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाता है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर दिया हुआ है 141वें नंबर का प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की जब हम बात करते हैं 2025 में मेडल जो श्रेणी है, जो मेडल की अंक तालिका है, उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम रही थी? सर यही रही थी, सर्विसेज हाँ, तो बिल्कुल सही कहा। ये जो टीम थी, यही टीम शीर्ष पर रही थी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी टीम थी? सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये क्या थी, पदक तालिका में सबसे ऊपर थी। इसने जो पदक जीते थे 121 पदक इसने टोटल जीते, और उसमें अगर हम स्वर्ण पदकों की संख्या की अगर बात करें तो ये 38 पदक इसने जीते और 26 रजत पदक जीते और 27 इसने कांस्य पदक जीते थे, याद देखना। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था बेटा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के जो समापन में जो मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो आपको पता है कि ये हल्द्वानी गोलापार जो नैनीताल अमित में शाह हुआ आए था, थे। तो मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह गृह मंत्री आए थे, अमित शाह आए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 143 राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी किस खेल प्रतियोगिता में दी गई है, बता सकते हैं? बताइए, राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किस खेल प्रतियोगिता में दी गई है? तो मैं आपको बता दूं, जो ये दी गई है, ये ग्रीष्मकालीन जो खेल थे, समझ में आ रहा है, ग्रीष्मकालीन जो खेल थे उनमें सबसे अधिक जो पदक जीते थे, ठीक है, आपको मैं बता दूं वो कोई और नहीं थी, वो जो सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इस टीम को दिया गया था, ठीक है, इस टीम को मिला था। और आपको मैं बता दूं, इन्होंने सबसे अधिक इसमें स्वर्ण पदक जीते और इन्होंने इसे लगातार अगर कहें 5 बार से ये खेलते हुए आ रहे हैं। 2007 में खेला, 2011 में खेला, 2015 में खेला, 2022 में और 2025 में लगातार 5 बार इन्होंने प्रतिभाग करा और उस श्रेणी में भी ये मेडल तालिका में श्रेष्ठ में ये रहे हैं, तो यह देखेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 144 नंबर का प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जो लोगो है उसका प्रेरणा किस पर आधारित है? जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो लोगो है, लोगों का मतलब वो जनता से नहीं है, लोगो जो होता है का जो प्रेरणा किस पर आधारित है, बता सकती हैं? राज्य पक्षी है जो मोनाल। हाँ, तो ठीक है, ये मोनाल पर
आधारित है, उत्तराखंड की प्रकृति सुंदरता और उसकी विविधता को दर्शाती है। तो अगर लोगों का प्रेरणा किस पर आधारित है कहते तो मोनाल तो है, मगर उसका जो ध्येय वाक्य जो था, अगर हम कहें, जो आपको पता है शिखर तक वो जो दिया गया था, तो वो नहीं। तो अगर हम इस लोग हाँ, तो शिखर की ओर। अगर हम लोगों की बात करें बेसिकली, तो ये कहता है कि उत्तराखंड की प्रकृति सुंदरता और जो उसकी विविधता को कहीं ना कहीं दर्शाता है, तो इसलिए इस प्रश्न को मैंने इसमें रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 145वें नंबर का एक प्रश्न है। ये कहता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया था? हिंदी पत्रिका थी, उसका पहला संस्करण जारी किया गया था, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था उसमें जब ये, ठीक है, तो बता सकते हैं जो ये इन्होंने किया था, ये सशक्त भारत हिंदी पत्रिका थी। सशक्त भारत हिंदी पत्रिका का जो पहला संस्करण था उसका अनावरण जो किया गया था वो राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, आज इतना ही प्रश्न बना पाया मैं, कि भारतीय नौसेना के उड़ीसा के तट से जो चांदपुर से पहली स्वदेशी मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया था, उस मिसाइल का क्या नाम है? मुझे ये बता सकते हैं कि उस मिसाइल का नाम क्या है? जिसे आता है वो बता सकते हैं कोई? मुझे नहीं लगता आता होगा, क्योंकि हाँ बोलो बोलो। नवल नवल हाँ कुछ है। बिल्कुल सही कहा आपने, नवल एंटी शिप मिसाइल है, जिसे हम NASM-SR के रूप में जानते हैं। ये क्या है? स्वदेशी मिसाइल है। तो ये नौसेना के युद्धपोत बेड़े में शामिल हो गया। कहीं ना कहीं नौसेना को ये और ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है। अभी मैंने अंत में एक प्रश्न आपके सामने रखा था कि ऑस्कर विजेता अभिनेता कौन था जिसकी मृत्यु 95 वर्ष की आयु में हो गई थी? अभी नाम बताया था मैंने, जिसे आता है बताइए। जो ये अभिनेता थे जीन हैंकमैन थे। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 95 वर्ष के आयु में हुई थी, क्योंकि ये अभिनय के क्षेत्र में बहुमुखी के ये क्या थे, धनी थे। तो इनके नाम 2 बार ये ऑस्कर विन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की जो श्रृंखला थी तो 147 तक की आज की श्रृंखला ये रही। इससे आगे की श्रृंखला जल्दी मैं बनाऊंगा।